परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास सीसेट की है और आज बाल दिवस के अवसर पर यह क्लास शुरू हो रही है। लगभग 1 से 1.5 महीने ये क्लास चलेगी, जिसमें हम लोग कंप्लीट मैथ और रीजनिंग एप्टीट्यूड पर बात करेंगे। एप्टीट्यूड से लगभग 40 क्वेश्चन अब तक अगर हम देखें तो एवरेज मेंटेन है। ठीक, इसका मतलब 27 क्वेश्चन होता है। पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 27 में से आसानी से हम 40 में से आसानी से हम 27 क्वेश्चन करके सीसेट क्वालिफाइंग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से और अच्छे लेवल तक मैं क्लास लेके जाऊंगा। जितना चाहे आप पूछ सकते हैं। तरीका हम ये रखेंगे कि हर चैप्टर में जितने भी डायमेंशन है सारे पढ़ लेंगे और जो भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है वो सारे उसको बेस बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सागर में गागर भरना है। ठीक है, कम शब्दों में ज़्यादा सीखना है। किसी बच्चे को अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप हमसे दोबारा से भी पूछ सकते हैं। आप 1 से अधिक बार पूछ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लीजिए, हैप्पी चिल्ड्रन। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस लिखते हैं। पहले हम लोग मैथ्स कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। सेकंड है आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तीसरा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। चौथा टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। पांचवा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। छठा टॉपिक है, आप लोग सभी लोग टॉपिक नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपसे पूछता रहूंगा हर टॉपिक के बाद, तो आपकी कॉपी पे होना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, वही टॉपिक हम पढ़ाएंगे। पहले आज सारा हम नोट कर लेते हैं। परसेंटेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस के बाद 9 नंबर का टॉपिक होगा। 8 नंबर का टॉपिक हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट और 9 नंबर पर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 9 नंबर पर कंपाउंड इंटरेस्ट। 10 नंबर पर कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 11 नंबर पर हमारा टॉपिक होगा मिक्सचर। 12 नंबर पर हमारा टॉपिक होगा हमारा टॉपिक एज। 13 नंबर पर होगा एवरेज। 15 नंबर का टॉपिक हमारा होगा 14 नंबर का टॉपिक हमारा होगा एवरेज के बाद एज, एवरेज, पार्टनरशिप। 15 नंबर टॉपिक हमारा है पार्टनरशिप के बाद टाइम एंड वर्क। 16 नंबर का टॉपिक हमारा होगा पाइप एंड सिस्टम। 16 नंबर के बाद 17 नंबर का टॉपिक हमारा होगा पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क। उसके बाद हमारा होगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रेन
ट्रेन के बाद हम आगे पढ़ेंगे 19 नंबर पर बोट। बोट्स में आगे पढ़ेंगे 20 नंबर पर डाटा इंटरप्रिटेशन। 21 नंबर पर हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। इसमें हमें दो चीजें पढ़नी, मेंसुरेशन में दो तरह की फिगर पढ़ेंगे हम लोग, 2D फिगर और 3D फिगर। 21 नंबर के बाद अगर हम 22 नंबर पर चलेंगे, 22 नंबर पर मेंसुरेशन के बाद हम पढ़ेंगे परमुटेशन। परमुटेशन के बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, दो टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे, और ये है कॉम्बिनेशन और लास्ट वन होगा प्रोबेबिलिटी। We have the 24 topics from the number system to probability. ये पूरा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है, आप इसे नोट करेंगे। किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आएगी तो आप पूछ भी सकते हैं, मैं इसको छोटा भी करके आपको दिखा सकता हूँ। अब ज्यादा छोटा हो गया दिखाई, दो पार्ट में हम इसको देख सकते हैं। इतना पढ़ते पढ़ते हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। 24 टॉपिक्स है। इसके भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर है तो नंबर सिस्टम है, और उससे जुड़े टॉपिक, फिर परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर रेशियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर टाइम एंड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है, और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। शुभ काम में देरी कैसे? सभी लोग सिलेबस की चाहिए? नहीं लिख पाए तो मैं दोबारा दिखाऊं? सिलेबस तो लिख लिया सब लोगों ने? पहले मैथ को कंप्लीट कर लेंगे 100%, तभी हम सोचेंगे कि दुनिया में कोई रीजनिंग नाम की चीज है। एक्चुअली सीखने का एक सिद्धांत होता है। अगर आप लर्निंग की सबसे बेस्ट तरीका सीखेंगे तो इसमें 3, 4, 5 से बातें बताई जाती हैं, जिसमें एक तो ये बताया जाता है कि आप जिस भी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं उसके अलावा दुनिया में सारी चीजें आपके लिए बेकार है। तीसरी चीज, आप और इस विषय वस्तु के बीच में दूसरी कोई चीज आनी नहीं चाहिए। तीसरा चीज, पर्यावरण आपके अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल का मतलब, मान लीजिए आपको गाना भी चलता है और पढ़ने का मन अच्छा लगता है तो गाना चलता रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई शोर हो रहा है और आपको यहाँ पे नहीं बैठ के पढ़ना चाहिए तो वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। तो पर्यावरण आपके अनुकूल होना चाहिए, और विषय वस्तु के साथ अटैचमेंट बढ़िया हो। यानी सब्जेक्ट जब आप कर रहे हो तो आपको लगे कि ये तो कितना मजेदार चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे अगर हम लोग कभी मूवी देखने जाते हैं तो 3 घंटे की मूवी में पता लगता है कि अच्छा 3 घंटा बीत गया, ब्रेक आ गया, इतनी जल्दी ब्रेक आ गया नहीं। तो वो चीज जो है आपको किसी लर्निंग प्रोसेस के बेसिक्स रूल्स है। तो हम अभी तो रीजनिंग का सिलेबस मुझे ही पढ़ाना है तो मुझे तो याद ही होगा, मैं लिखा सकता हूँ, लेकिन मैं रीजनिंग के सिलेबस पे बात ही नहीं करूंगा। हाँ, ये बता दिया कि मैं इस एरिया को कवर करूँगा। अभी हम लोग इस चीज को कवर करेंगे, उसमें हमारा सबसे पहला चीज नंबर सिस्टम है। तो अभी नंबर सिस्टम के अलावा दिमाग में कोई चीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन तक इस नंबर सिस्टम से किसी सालों में पूछ लिए गए हैं। तो सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां हम लोग कर रहे हैं। अभी एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सीसेट की वजह से कितना सारा बच्चा लोग डिस्क्वालीफाइंग हुआ है, आप देखिए आपके अगल बगल बहुत सारा बच्चा मिल जाएगा जो बोलेगा यार जीएस तो मेरे अच्छे थे, सीसेट में ही फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार क्वालिफाइंग है तो पास हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं ध्यान रखते कि यूपीएससी के क्वालिफाइंग है। एक एक क्वेश्चन में थिंकिंग और लॉजिक्स भर देते हैं। 10th लेवल का मैथ है, कोई ज्यादा हाई लेवल का मैथ नहीं आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आप एक एक क्वेश्चन में देखेंगे एकदम गहरी बात है, हमें सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। आपको पढ़ाता हूँ फिर अभी पता चलेगा। तो हमारा पहला टॉपिक क्या आज का है? दैट द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज जहां से चीज शुरू होती है दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एक और नाम है
दैट इज कॉल्ड द काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग का मतलब हम जिसको काउंट कर सके। तो सबसे पहला जो नंबर हमारे पास आएगा उसको आप देख सकते हैं 1 2 3 4, कहाँ तक ये नंबर हमें कहाँ तक लिखना है? नंबर कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए अगर मैथ में कोई भी एक फार्मूला बताया जाता है तो एक क्वेश्चन के लिए नहीं होता है, बल्कि मैथ का एक फार्मूला इनफाइनाइट क्वेश्चन होता है। कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी ऐसे नहीं बोल सकते कि अभी आपको सिखाया कि बैटल ऑफ प्लासी, तो आपको एक सन बताएंगे, एक युद्ध बताएंगे। अब उनको बैटल ऑफ पानीपत बताना है तो दूसरा बार बताएंगे। अगर हमने एक बार बता दिया कि सम ऑफ नेचुरल नंबर का ये फार्मूला है, तो चाहे आप 1 से 10 जोड़े, 1 से 20, 1 से 30, 1 से 500, 1 से 5000, इनफाइनाइट क्वेश्चन कर सकते हैं। मैथ्स जो है सारी चीजों को सिस्टमेटिक करता है और हर एक सब्जेक्ट के अंदर मैथ है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर, बताओ हिस्ट्री में मैथ है कि नहीं है? हिस्ट्री के अंदर मैथ है कि नहीं है? हिस्ट्री इज अ टाइम लाइन। इस समय में ये पैदा होते मर जाते, इनके बीच की पूरी कहानी है, एक आदमी के जीवन की पूरी कहानी होती है। इस समय में तो टाइम लाइन ही तो है। ज्योग्राफी में है कि नहीं है मैथ? है। ज्योग्राफी तो सीधे से जुड़ा हुआ है, देखते जिनका मैथ अच्छा होते हैं उनके ज्योग्राफी अच्छे होते हैं। साइंस में है कि नहीं मैथ? साइंस में हर एक सब्जेक्ट के अंदर मैथ है। मैथ का मतलब हर चीज को सिस्टमेटिक, हम पढ़े नंबर सिस्टम। नंबर का मतलब संख्याएं, नंबर्स, एंड सिस्टम का मतलब उसकी कनेक्टिविटी। आप देखेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या आएगा? कैसे पता चले? एकदम फिक्स है। दुनिया में किधर भी 5 होगा तो 5 के बाद 6 ही आएगा, बदल नहीं सकते हैं। किंग्स बदल सकते हैं, इनके बाद कौन सा किंग आएगा कोई नहीं कह सकते। जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई भी किंग्स बन सकते हैं। लेकिन मैथ में फिक्स है, 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। अब जब नंबर्स की बात हो रही तो हमने 1 to 9 नंबर लिखा, लेकिन 9 नंबर के बाद फिर 10 नंबर के लिए नया सिंबल, 11 के लिए नया सिंबल, ऐसे हम कितने सिंबल देते? तब आते हैं आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट कहते हैं कि नहीं, ये लो 0 और लगाओ। और तब हम देखते हैं कि फिर डेसिमल सिस्टम का आविष्कार होता है और हम समझते हैं कि नंबर्स को 10 के बाद फिर 11, 1 से लेकर 9 डिजिट की मदद से हम कहीं तक भी नंबर लिख सकते हैं। और अगर आर्यभट्ट ने इस 0 का खोज नहीं किया होता तो आज कंप्यूटर नहीं बन सकता था। कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, 0 1 पे काम करता है, कैसे चीजों को एक्सेप्ट कर पाता? आई बात समझ में? तो किसी चीज के अंदर हमें इतना गहरा नहीं जाना मैथ में, हमें इंजीनियरिंग का मैथ नहीं पढ़ना, हमें बस अपने सीसेट पेपर के हिसाब से चीजों को पढ़ना है। लेकिन यह विषय वस्तु इतना खूबसूरत है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट कर देगा। हर चीज को क्या कर सकता है? कैलकुलेट कर सकता है। मैथ के अंदर ये पावर है, एवरीथिंग को कैलकुलेट कर सकता है। आप ज्योतिष देखते हैं ना, आपके फ्यूचर को लोग आपके बर्थ के टाइम और प्लेस को देख के लोग आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं मैथ की वजह से। आई बस समझ? तो आप मैथ क्या होता है? एक मैजिक है ये। अगर आपको समझ में आ गया तो ये एक जादू होता है, आपके जीवन को जादू एकदम से चेंज कर देगा, एकदम से बदलाव कर देगा। आई बस समझ में? आप जो व्यक्ति हर चीज को ऑब्जर्व करे और टाइम के हिसाब से ऑब्जर्व करिए, अरे यार इस टाइम में ना मेरी एनर्जी कमाल की होती है, बस वही टाइम मेरा पढ़ने के लिए बेस्ट रहेगा। हर चीज को ऑब्जर्वेशन। मैथ है क्या? डाटा इंटरप्रिटेशन है क्या? डाटा का एनालिसिस करते हैं। DI तो बना AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर डाटा नहीं दे तो क्या कर लेंगे AI? है? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ। इसी सब्जेक्ट में तो कोई कमी है ही नहीं, सब्जेक्ट तो पूरा मस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि आपका इंटरेस्ट नहीं बना होगा अभी तक। रीजन दैट कि हमारे ये आपकी कमी नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। एक एजुकेशन सिस्टम बना है पहले से, वही चल रहा है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं हो रहा है, किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। नहीं तो यहाँ आपको नहीं होना चाहिए, इस समय आपको एक पद मिल जाना चाहिए, आप कहीं IAS बन के किधर भी जिला के मालिक होते। इधर फिर क्यों बैठे? एजुकेशन सिस्टम की कमियां है। जो बात हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, जिस बात के लिए आपको कोचिंग तक पहुंचना पड़ा है, वो घर पे क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है? एजुकेशन शुरुआती समय से क्यों नहीं सिखाया जा सकता है? दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशन सिस्टम की हमें लगता है कि नहीं, हमें पूरी बात नहीं पता है। आई बात समझ? तो हम अपना काफी टाइम फिर इधर लगाना पड़ता है। तो सिस्टम का प्रॉब्लम है, आपका तो कमी है ही थोड़ा बहुत, लेकिन स्टूडेंट टू स्टूडेंट तो कमी होता ही है, लेकिन सिस्टम का भी इशूज है इसमें। आई बात समझ? नहीं तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए, मैं 21 साल का हो गया, मेरे हाथ में जॉब होनी चाहिए, मैं जिस लायक को दे दो। मैं 5 साल 10 साल इधर क्यों टाइम किल करूंगा? लाइफ तो जो इंपॉर्टेंट टाइम है तो आपने तो तैयारी में ही बीत दिया। 40 साल के एज में PCS का एज होता है,
40 ईयर्स का एज होता है यूपीपीसीएस भी, देखिए कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, छात्र लोग कर रहे हैं। ठीक भी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? करवाइए। आपके पास अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है, एक दिन में करिए। क्या चीज का कमी है आपके पास में? स्कूल का कमी है, टीम का कमी है, क्या चीज का कमी है? पेपर कागज का कमी है, क्या चीज का कमी है ना? जो जुनून मांगे उसको मानिए। आप समझ रहे इस बात है ना? युवा आप लोगों के ऊपर आप सोचिए कि यूपीएससी जैसे सिविल सर्विस की तैयारी में ऐसा है कि जो है शेर के मुख में से मांस का टुकड़ा खींच के लाना है, इतना डिफिकल्ट है। लाखों बच्चों में से आप लोग इधर हीरो लोग इधर आके पढ़ने आए, उसमें से भी सीरियसनेस वाले बच्चे जो है कम हो जाते हैं। तो फिर और सही मायने में अगर कोई देश चलाता है ना तो वो सिविल सर्वेंट ही चलाता है, नहीं तो देश चल नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे लोग। तो जो देश को चलाएगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा, कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए, तभी तो आपको आपसे आगे सोच पाएगा। कोई आपको कंट्रोल कर रहा है तो आपसे ज्यादा नहीं सोचेगा तो कैसे फिर आपको कंट्रोल करेगा? तो आपको भी तो थिंक गहरी होनी चाहिए, और थिंक गहरी करने के लिए सब्जेक्ट का नॉलेज गहरा होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आई बात समझ? तो आपको मेहनत करना है, आप कैसे हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना 100% दे रहे कि नहीं दे रहे, ये बहुत मायने रखता है आपके लिए। आज का एक दिन बीता है ना, ठीक है, मेरी सफलता मिली नहीं मिली मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ठीक से पढ़ाई की, ये मेरी अपनी वैल्यू है, मैं इसको खत्म नहीं करूंगा, 100% अपना दे के चलूंगा। आई बात समझ में? खुद से सेटिस्फाइड रहना तो पहले बहुत जरूरी है। आप खुद को गुमराह मत करिए, खुद से बोलिए यार जिस काम के लिए आए अपना 100% देके कर रहे हैं, रिजल्ट सेकंड है। मेरी बात समझिए। आईएएस आप बनेंगे, लेकिन आईएएस बनने से भी अच्छा है कि अगर आप एक अच्छे व्यक्तित्व बन के आ गए तो आप समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए आप प्राउड मोमेंट बन सकते हैं। वो चीज के लिए आप पढ़िए। और अगर एजुकेशन आपको चेंज नहीं करेगा तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आपको चेंज कर सकता है। इस बात को समझिए। या तो 12th तक माँ बाप की पीट के गुरुजी लोगों के डंडे थप्पड़ खा के अगर आपके अंदर चेंजेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो सेल्फ आपको ही सेल्फ सोचना पड़ेगा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस में जाना पड़ेगा कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई, उस कमी को मैं दूर कर लूं। और अगर अब भी नहीं दूर हुआ तो फिर वो दूर नहीं होगा, फिर आपकी हैबिट का ही पार्ट रह जाएगा। आप अपने लिए लड़ रहे हैं, आप खुद के लिए लड़ रहे हैं। मैं अभी इतने सारे लोगों में मैं अब करके दिखाऊंगा, कैसे करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, बस। और एक ही विकल्प, अगर आप रेगुलर रहते हैं किसी भी हाल में, अगर आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ते तो आप सक्सेस लेके आएंगे, ये मैं कह दे रहा हूँ। कुछ भी हो जाए आपके जीवन में किधर भी, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमंस को ना बहुत सारी चीजें ना डोमिनेट करती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके एजुकेशन पे इफेक्ट डालते हैं। अगर आप उन सारी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं एंड फोकस ऑन योर स्टडी, और तरीके से अगर आप पढ़ सकते हैं, देन यू कैन डू इट। आप तैयार रहो, मेरा कल ही पेपर है, मैं उस हिसाब से चीजों को लेके चल रहा हूँ भाई, मेरे को छेड़े नहीं कोई। आई बात समझ? तो आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी एंड फिर तब आप निकल जाएंगे। यही फंडा होता है। जो लोग भी कामयाब होते हैं उनके अंदर बेसिक तो गुण मिलता ही है, लेबोरियस तो होते ही है, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके वो कोई भी एक पद मिलता है। और एक बार भी किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर रुकता नहीं, ये भी बता दूं। आप देखते हो गए कि सिलेक्शन ले लिया, फिर आया कि मेरे को प्रॉपर आईएएस नहीं मिला था, मेरे को आईआरएस मिल गया, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं फिर से अगले साल एग्जाम देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। क्यों? उन्हें पता चल गया कि इसके क्रक्स है क्या, तो ये सारी चीजों पे मेरे कमांड है, तो मैं थोड़ा और मेहनत करके अच्छा पद दे लेता हूँ, अपने मनचाहा पद दे लेता हूँ, इसलिए अगले साल वो फिर आ जाते एग्जाम और करके फिर चले जाते हैं। इजीली फिर उनके लिए हो जाता है। तो एक बार जब तक आप सिलेक्शन नहीं लेते तब तक आपको बहुत अपने आप को संभालना है, बहुत मेहनत की जरूरत है। इसमें टीचर की भी भूमिका होगी। हम लोग एज ए टीचर आपको सही गाइड कर सकते हैं, सही से बता सकते हैं। आप 100 टाइम्स पूछेंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं, और मैं अपने सब्जेक्ट में ऐसा तो करता ही हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं जरूर उसको बताता हूँ, समझाता हूँ जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है। आज के समय में मैटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज के समय में कंटेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके फोन है, सबके पास इनफाइनाइट मैटर पड़ा हुआ है। तो कम मैटर कैसे पढ़े, काम की चीज कैसे पढ़े, वो चीज का है इंपॉर्टेंस। कैसे पढ़े, मैनर्स कैसे पढ़े, चीजों को कैसे सीखे, तो वो चीज अगर आपने कर लिया तो आप है फिर यूनिक। बात समझ में आ रहा है? आप लोग किसी भी तरह से, कोई बच्चा कम नहीं होता है। सामान्य बच्चा जो होता है वो असामान्य रिजल्ट ला सकता है, इसे आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप हीरो है, हीरो, लेकिन अभी है जीरो। अभी आपको जीरो से क्या बनना है, हीरो बनना है। तो दिखाना है कि हाँ हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट। तो उसके लिए आप एकदम कॉन्शियस में चलिए कि यस कि मेरा टाइम है, आज का मेरा एक दिन मैं खराब नहीं होने दूंगा। मेरी पूंजी क्या है, मेरा आज का 24 घंटा। मेरी कैपिटल क्या है, माई टाइम इज माई कैपिटल। आई बात समझ? इसको किधर भी खराब मत करना बेटा, फिर आप लोग अपने आप बुलंदियों पे जाएंगे। आई बात समझ में? समझ में आ रही बात?
लाइफ में आप बहुत बार हीरो बनेंगे, एक बार हीरो नहीं बनेंगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत बार हीरो बनेंगे, बार बार आप हीरो बनेंगे, जिधर जाएंगे आप हीरो ही है। आई बात समझ में? इस बात को ध्यान दीजिएगा। और हम तो इधर कह रहे हैं जीरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर जीरो नहीं आता है तो इधर 10 कैसे बनता है, 11 कैसे आता है, 20 कैसे आता है, नंबर को प्रेजेंट कैसे करते हैं, समझते कैसे इसके बारे में। तो नेचुरल नंबर में हम वी आर से कि 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक जाता है। सबसे पहला फार्मूला हम लोग करेंगे, आइए लिखिए। सबसे पहला चीज हिंट दीजिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। और इसके लिए हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 एंड देन वी हैव फाइंड द सम दैट इज इक्वल टू n। और इस पूरी बात को हम लोग लिखेंगे सिग्मा n, और सिग्मा n की जो वैल्यू होगी वह n इंटू n + 1 n डिवाइडेड बाई 2। ये पहला फार्मूला है जो आप इसको नोट करेंगे। जस्ट राइट नाउ 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + n। अगर हमें 1 से लेकर n तक के नंबर को सम करने हैं तो आप इसको सम करें। सम ऑफ नेचुरल, वन, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 + 2 + 3 + 4 एंड देन द लास्ट नंबर इज द 100। आई वांट टू सम फ्रॉम 1 to 100। आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। सभी लोग कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे। ठीक है, 25 50। ठीक है, इसका राइट आंसर है 50-50। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि इस आंसर जो आप 50-50 यहाँ पर देख रहे हैं, ये आंसर तो सही है, लेकिन मुझे ये मेथड नहीं चाहिए जो आपने किया है। आपने कहा कि n की वैल्यू यहाँ पर 100 है, n + 1 101 हो जाएगा। इसको डिवाइड हम 2 से करेंगे और करने के बाद ये 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 50-50 आ जाएगा। ये फार्मूले से आपने किया है। फार्मूला ये करता है कि अगर आपको 1 से लेके n तक, n की वैल्यू 100 है, n लास्ट टर्म होता है, ये पहला टर्म, ये दूसरा, तीसरा, लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 100 है तो n इंटू n + 1 और डिवाइड बाई 2 इससे हम सब निकाल सकते हैं। इस मेथड को छोड़ के अगर आप किसी अदर मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं सो टेल। मेथड चेंज करना है, मैं मेथड चेंज करने की बात कर रहा हूँ। इफ यू हैव द अदर मेथड सो यू टेल मी। कोई और सोचिए, कुछ भी सोचिए। ऐसा क्यों किया? आप उसी बात को तो बता रहे हैं कि 100 है, उसको आधा करेंगे 50 लिखेंगे और 1 से 1 कर देंगे। आप उसी बात को तो पकड़ रहे हैं। और कुछ सोचिए। आप में से कोई बच्चा ग्रेजुएशन या मास्टर मैथ है? ग्रेजुएशन में मैथ था, गॉस का नाम सुने? गॉस का, ठीक है, गॉस थ्योरम का नाम सुना होगा ना? हाँ, ये क्वेश्चन था एक टीचर का 8वीं क्लास के बच्चे से। एंड दैट टाइम्स नो फार्मूला, n + 1/2 इस चीजें नहीं थी। उसके बाद ये चीज जनरेट हुई। गॉस 8वीं क्लास में पढ़ते थे और उनके टीचर ने उनसे पूछा कि भाई, मैथ के टीचर थे, आए बोले देखो मुझे कुछ काम है, तुम लोग बहुत शरारत करते हो, क्योंकि 6, 7, 8 का बैच होता है, उसके बाद तो फिर 9th 10th की अलग क्लास चलती है, तो वो सबसे बड़े बच्चे होते हैं। तो 8वीं क्लास वाले सबसे ज्यादा शरारती भी होते हैं और सबसे ज्यादा मेहनती भी होते हैं। तो उन्होंने कहा देखो ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक नंबर ऐड करने के लिए, सभी लोग ऐड करो, पूरा 40 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है, 45 मिनट बाद लास्ट के 5 मिनट में आके मैं आंसर बता दूंगा। तो तुम लोग चलो इसको सॉल्व करो, और जो बच्चा सही करेगा उसको हम इनाम देंगे, टॉफी खिलाएंगे उसको। तो एक बच्चा हाथ उठाता है, बोले क्या हो गया तुम्हें? बोले सर आंसर आ गया। बोले इधर आप दिखाओ। मैं दिखाया सर ये लीजिए, कितना आंसर है? 50-50 सही है, आंसर तो सही है तुम्हारा। कैसे जोड़ा बेटा? क्योंकि अब टीचर को भी लग रहा है कि यार टाइम टेकन प्रोसेस था। 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 5 15 +
6 21, 21 प्लस 7 ऐसे जोड़ते जोड़ते तो टाइम लगेगा, और ऐसे जोड़ा जाता तब तब गॉस ने कहा कि ये तो बहुत आसान था गुरुजी। बोले कैसे? बोले देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? उन्होंने बोला 1। और बोले सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो बोला 100। बोला दूसरा छोटा नंबर 2 और दूसरा बड़ा नंबर 90। उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह से नंबरों को देखें, ऑब्जर्व करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द 101, दिस इज द 101, दिस इज द 101, इनका आपस में सब 101 बन रहा है। और ये कितनी बार बनेगा? 50 बार बनेगा। क्यों 50 बार बनेगा बताइए? 100 नंबर है और दो दो नंबर पेयर करेंगे तो 50 पेयर बनेगा। तो 101 को 101 में अगर 50 बार जोड़ दिया जाए तो, यानी जोड़ने की क्या जरूरत है फिर? अगर 100 को ही 150 बार ऐड करना है तो यानी 100 to 50 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड करेंगे 0 का 0 आ जाएगा, 1 से 1 में 5 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 5 तो 5 हो जाएगा। ये लीजिए सर आपका आंसर। इस बच्चे का नाम था गॉस, और वही गॉस आगे चल के गॉस थ्योरम और बहुत सारे साइंस में उनके थ्योरम्स और प्रयोग यूज किए जाते हैं। तो कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? आप समझ पा रहे हैं? वही नंबर हमारे सामने भी है, वही नंबर गॉस के सामने होगा, और बहुत पहले की बात है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? आपके अंदर जीनियस छुपा हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जो भी कुछ आप समझ रहे हैं, वह सब स्टडी का पार्ट है। कंप्लीट थिंग्स इज द पार्ट ऑफ स्टडी। आप उसको स्टडी के रूप में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? आपके बगल में कोई व्यक्ति पूरी दुनिया को समझ के चला जाएगा और आप वहीं पे देखते रह गए, ऐसा ना हो। आप अपनी विजुअलाइजेशन को बढ़ाइए। वही विजुअलाइजेशन सिविल सर्विस की तैयारी करने के बाद ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा। अगर आपने सच में सही ढंग से सिविल सर्विस की तैयारी की है तो आप इस देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में जरूर कहीं ना कहीं आपका योगदान आता रहेगा, ये एकदम तय है। इसलिए आपका सिलेबस बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ पढ़ना है। ये इसकी खूबसूरत बात भी और ये इसकी सबसे डेंजर बात भी है। सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन पढ़ने में तो मजा आएगा। कुछ भी पढ़ेंगे कहीं से भी कोई चीज लिंक हो जाएगी, आएगा समझ? देखो तो यहां से जो है इसके बाद तब बहुत सारे फार्मूले आए और वहीं से फिर चीजों को हमने देखा कि इसको हम फार्मूले में व्यक्त कर सकते हैं। और तब यहां से हमने सीखा कि पहला फार्मूला मिला हमें एन। एन क्या है? कुल 100 चीजें हैं। बाई 2 क्यों कर रहा है? क्योंकि 50 पेयर बन रहे हैं। और n+1 क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू हर बार n+1 बन रही है, तो फार्मूला बना। तो पहला फार्मूला आपने सीखा क्या? n इंटू n+1/2। तो आप फार्मूला भी सीख गए, बेसिक भी सीख गए। अब इसमें कोई क्वेश्चन दूंगा तो आप बना सकते हैं, करके दिखाइए। आइए लिखते हैं 1 + 2 + 3 एंड दिस विल बी गोइंग टू द 50। अगर हमें इसको 50 तक सम करना है तो हम इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। जस्ट फाइन। तो पहले क्या लिखेंगे? 50 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 51 लिखेंगे, और डिवाइड किसे करेंगे? हाँ बहुत सही आपने कहा, 25 आ जाएगा। 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1275, ये इसका आंसर है। क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही? इसको हम बोलते हैं सिग्मा 50। इस पूरे 1 से लेके 50 को मैथ में एक टर्म दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सिग्मा 50। क्योंकि 1 से लेके 50 तक की वैल्यू, इसलिए हम इसको सिग्मा 50 बोलते हैं। 50 × 51 / 2। आप आसानी से इस फार्मूले से कहीं से भी कहीं तक का नंबर ऐड कर सकते हैं। एक और करके दिखाइए। सिग्मा 20 की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको करिए। सिग्मा 25 की वैल्यू निकाल लीजिए, निकालिए। सिग्मा 10 की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। सिग्मा 20 का मतलब 1 to 20, सिग्मा 25 का मतलब 1 to 25, सिग्मा 10 का मतलब 1 to 10। और 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 से कट जाएगा 10 बार में। आपने सही बताया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 210। ऐसे इसका हो जाएगा 25 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2 से कट जाएगा 13 बार में। मल्टीप्लाइड कर देंगे, कितना जाएगा? 325। ऐसे आप यहाँ पे करेंगे 10 इंटू 11 बाई 2 सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 55। ये ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको सब समझ में आ गया। 1 से लेके कहीं तक के भी नंबर को हम सम कर सकते हैं एक फार्मूला
अब ये एक फार्मूला नहीं है, ये इनफाइनाइट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैथ में पहले ये मैंने बताया कि एक चीज सीखा मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन भी किधर भी आएगा। फिर अगर ये कहीं अप्लाइड हो रहा होगा तो हम इसको वहां भी केवल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन अप्लाइड हो रहा होगा, जैसे आपने कहा कि मैं पहले दिन मेरी सैलरी 1 रुपए है, दूसरे दिन मेरी सैलरी 2 रुपए है, तीसरे दिन मेरी सैलरी 3 रुपए है, तो मैं एक महीने में मेरी सैलरी कितनी आई, तो 1 से लेके 30 तक आप सम करेंगे, 30 इंटू 31 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, जितना भी है। आई बस तो आप लोग इसका अप्लाइड भी समझ गए कि अगर हमें सम ऑफ नेचुरल नंबर करना है तो हम कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन इस पे और दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। तो जस्ट मुझे टेल आप बताइए कि अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 11 प्लस 12 प्लस 13 और इस सीरीज को मान लो मैं 20 तक रखता हूँ, तो इसका सम कैसे निकालें, क्योंकि ये 1 से तो है नहीं, तो फार्मूला तो इससे काम करेगा नहीं, कैसे बताइए। सभी लोग अपना अपना कोशिश करें। सर 1 से 20 तक निकालते हैं। बहुत बढ़िया, कितना आंसर है? 155 सही जवाब है। बेसिकली हम इस बारे में ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ से जो मिसिंग चीज है वो 1 प्लस 2 प्लस यहाँ से जो मिसिंग चीज है वो 10 तक की चीज मिसिंग है। अगर हम इसमें 1 से 10 ऐड कर दें तो ये 1 से 20 चला जाएगा, लेकिन अगर ये 1 से 20 चला गया तो हम इसमें से फिर से माइनस करेंगे, और माइनस हम क्या करने वाले हैं, 1 प्लस 2 प्लस क्या प्लस हम क्या माइनस करने वाले प्लस, क्योंकि मैथ का रूल अगर आपने प्लस किया तो इतना माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड किया तो उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। ये पूरी चीज इसे कट जाएगी और यही वाले बचेगा, लेकिन हम कटाएंगे नहीं, हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, राइट नाउ दैट इज द सिग्मा 20 और माइनस सिग्मा 10। समझे, हमने सिग्मा 20 बना लिया इसको, और मैंने कहा सिग्मा 20 तो था नहीं क्योंकि 10 तक चीजें नहीं थी इसलिए माइनस कर दी, लेकिन पूरा प्रोसीजर भी मैंने आपको सिखाया। तो सिग्मा 20 की वैल्यू आपको पता है 210 होती है, 20 इंटू 21 और डिवाइडेड बाई 2, और सिग्मा 10 की वैल्यू आप जानते हैं 55 होती है, 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इफ यू सॉल्व दिस सो वी फाइंड दैट इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 210 210 माइनस 55 एंड द रिजल्ट आंसर इज द 155। तो आप इस तरह से अगर कोई भी सीरीज बीच में से भी चलेगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सर अगर ऐसे हाँ, अगर 52 60 आ रहा है या 51 to 60 आ रहा है या 52 आएगा तो हम 1 से 49 माइनस कर लेंगे, पूरा 60 तक निकालेंगे। 1 2 जैसे हमने कहा कि 101 से 200 तक, तो हम 200 तक निकालेंगे और 100 तक माइनस करेंगे, मतलब सिग्मा 200 माइनस सिग्मा। तो आप देखेंगे कि हम यहीं तक सिग्मा 20 निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये चीज नहीं थी, हमने इसको माइनस किया। प्रोसीजर ये होता है कि हम इसको इस पे ऐड करते हैं, इसको माइनस करते हैं। अब ये पूरा सिग्मा 20 है और ये पूरा सिग्मा 10, तो हम इस तरह से इसको बीच में से भी कहीं से सीरीज को भी हम डायरेक्ट सम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सभी लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? बताइए। तो एक फार्मूला हम लोगों ने याद किया, कौन सा फार्मूला याद किया बताइए, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला आपको याद रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन की बात नहीं है, इनफाइनाइट क्वेश्चन की बात है। मामला इस बात को ध्यान रखिएगा, मैथ के हर एक क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना है, नहीं तो फिर आए राम गया राम मामला बराबर सब। देखिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अगला चीज देखिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये दूसरा फार्मूला मैं आपको सिखाने वाला हूं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसमें लास्ट वाले को हम बोलेंगे n स्क्वायर। इस पूरी चीज को हम लोग एक शब्दों में बोल सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1। ये तो पहले भी था इतना, एक शब्द इसमें जुड़ता है 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई